गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम तक्ष है और आप सभी का तक्षशास्त्र के एनसीईआरटी एंशियंट हिस्ट्री के फर्स्ट लेक्चर में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले एक बात याद रखना, अगर आप पहली बार यूपीएससी की प्रिपरेशन शुरू कर रहे हो या आपने कभी एंशियंट हिस्ट्री नहीं पढ़ी है तो बिल्कुल भी पैनिक करने की नीड नहीं है। इस कोर्स को हम बिल्कुल जीरो से शुरू करेंगे। मैं हर टॉपिक को इतने सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा कि अगर आपको पहले कुछ भी नहीं पता है तब भी आप आराम से समझ जाओगे चीजों को। अब सबसे पहले समझते हैं हिस्ट्री यूपीएससी में इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। हर साल देखिए, ऑलमोस्ट एवरी ईयर हिस्ट्री से आपके लगभग 20 क्वेश्चंस आते हैं। यूपीएससी में कितने क्वेश्चंस आते हैं? लगभग यूपीएससी आपसे 20 क्वेश्चंस पूछता है, यूपीएससी में जो मेन मेन आते हैं। अच्छा, ओके, चैट बॉक्स। ओके, ओके, जस्ट अ मिनट। Yes, I can see your doubt, students. Yes, I can see. Good evening, good evening, good evening, good evening, everybody. Yeah, ठीक है। हाँ, तो व्हाट आई वाज टेलिंग, हिस्ट्री में अप्रोक्सीमेटली आपके 20 क्वेश्चंस यूपीएससी पूछता है। हिस्ट्री एक बहुत मेजर पार्ट है जो आता है यूपीएससी में। ठीक है, मतलब अगर आप हिस्ट्री को अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो तो एग्जाम में आप काफी अच्छा स्कोर कर सकते हो। हिस्ट्री को बेसिकली हम ना 6 पार्ट्स में स्टडी करते हैं। ठीक है, और सबसे पहला हमारा आता है एंशियंट हिस्ट्री। ठीक है, सबसे पहले हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं एंशियंट हिस्ट्री को, जहां हम सबसे पुरानी सिविलाइजेशंस, कौन कौन सी सिविलाइजेशंस हो गई, जैसे हम स्टोन एज देख लेते हैं। ठीक है, हम इंडियन इंडस वैली सिविलाइजेशन देख लेते हैं। ठीक है, और हम क्या देख लेते हैं, वैदिक एज देख लेते हैं। तो ये सारी चीजें किस में आती हैं? ये सारी चीजें हमारी एंशियंट हिस्ट्री में आती हैं। एंशियंट हिस्ट्री में इस टाइप की चीजें पूछी जाती हैं। गेटिंग माय पॉइंट एवरीबडी? गेटिंग माय पॉइंट? एंशियंट हिस्ट्री में हम क्या क्या पढ़ेंगे? ठीक है, तो इस टाइप की चीजें आपकी एंशियंट हिस्ट्री में आती हैं। गेटिंग माय पॉइंट? फिर दूसरा हमारा जो आता है वो हमारा मिडीवियल हिस्ट्री आता है। कौन सी हिस्ट्री आती है हमारी? जो सेकंड हिस्ट्री आती है वो हमारी मिडीवियल हिस्ट्री आती है। ठीक है, जहां हम सल्तनत और मुगल पीरियड को समझते हैं। तीसरा मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री की क्लासेस आपकी यशस्वी मैम ऑलरेडी ले रही हैं, तो आप लोग मॉडर्न हिस्ट्री पहले से पढ़ते आ रहे हो। ठीक है, तो आपको पता होगा बहुत अच्छे से कि मॉडर्न हिस्ट्री में आप क्या पढ़ते हैं। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री में यूपीएससी बेसिकली देखना है, एक चीज याद रखना, मॉडर्न हिस्ट्री आपका यूपीएससी का सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। ठीक है, जो मैम पढ़ा रही हैं, मैंने भी अभी आपके कुछ रिवीजन सेशंस लिए थे। एक ही क्लास हुई है मेरी रिवीजन की आपकी क्लास यूट्यूब पे। ठीक है, बाकी आई गेस पेड बैचेस में हुई है। ठीक है, तो आप जब मॉडर्न हिस्ट्री में जो भी मैम पढ़ा रही हैं उसको अच्छे से पढ़ना। ठीक है, बिकॉज इट इज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट इन इंटायर हिस्ट्री। ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चंस इसी से फ्रेम होते हैं। ठीक है, तो इसमें हम क्या क्या पढ़ते हैं, इसमें ब्रिटिश रूल, फ्रीडम स्ट्रगल और नेशनल मूवमेंट को डिटेल में पढ़ते हैं। तो ये सब्जेक्ट आप ऑलरेडी पढ़ रहे हो तो आपको पता होगा। ठीक है, फिर उसके बाद हमारी आती है वर्ल्ड हिस्ट्री। ठीक है, उसके बाद हमारी कौन सी हिस्ट्री आती है? वर्ल्ड हिस्ट्री आती है। ठीक है, जो मेनली यूपीएससी मेंस के लिए इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, इसमें फ्रेंच रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और वर्ल्ड वॉर जैसे टॉपिक्स आते हैं। ठीक है, तो अब एक चीज आपको याद रखनी है, ये जो पार्ट आप देख रहे हो, ये जो पोस्ट इंडिपेंडेंस और वर्ल्ड हिस्ट्री का ये पार्ट देख रहे हो, ये सिर्फ मेंस में पूछा जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन सिर्फ मेंस एग्जामिनेशन में आते हैं। एंशियंट मिडीवियल, ये तो आपका प्रीलिम्स मेंस दोनों में आता है, ये भी प्रीलिम्स और मेंस दोनों में आता है, ये भी प्रीलिम्स और मेंस दोनों में आता है। लेकिन ये वाला जो सेक्शन है, ये सेक्शन बेटा सिर्फ आपका मेंस में ही आता है। ठीक है, ये सेक्शन सिर्फ आपका मेंस में ही पूछा जाता है। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, फिर हमारा आर्ट एंड कल्चर आता है। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर में आप क्या पढ़ते हो? आर्ट एंड कल्चर में जिसमें आप टेम्पल्स, पेंटिंग्स, डिफरेंट डांस फॉर्म्स, म्यूजिक और इंडियन हेरिटेज को पढ़ते हो। ठीक है, तो अब मैं अगर बात करूं आपको इस कोर्स को फॉलो कैसे करना है, हाउ यू विल फॉलो दिस कोर्स। ठीक है, तो आपको सिर्फ दो चीजों को फॉलो करना है। कौन सी वो दो चीजें? जो मैं क्लास नोट्स आपको, ये जो क्लास पीपीटीज हैं, ये इनको आप क्लास नोट्स मानो। ठीक है, जो मैं यहाँ पे बोर्ड पे लिखा है, जो बोर्ड पे लिख रहा हूँ, तुम्हें ये कॉपी करना ही है और ये क्लास में ही बैठ के करना है। ठीक है,
उसके बाद आपको कुछ एनसीईआरटी के नोट्स मिलेंगे। एनसीईआरटी आप डायरेक्ट भी रीड कर सकते हो, और आपको कुछ एनसीईआरटी के हैंडआउट्स हम देंगे, या हमारी एक बुक भी आती है, तक्षशास्त्र ने अभी लॉन्च नहीं की है, आप हमारी वो बुक ले सकते हो, तब तक आप एनसीईआरटी फॉलो कर सकते हो। क्लास नोट्स और एनसीईआरटी, ये दो चीजें आपको फॉलो करना है। मैं जो भी पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा वो आपको आपके लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, बस उसी मटेरियल को आपको प्रॉपरली पढ़ना है। ठीक है, तो क्लास के टाइम में एक बहुत इंपॉर्टेंट हैबिट आप डेवलप कर लो, नोट मेकिंग की, बिकॉज नोट मेकिंग इज वेरी एसेंशियल। तो जब मैं आपको यहाँ पे कुछ लिखवा रहा हूँ, क्या पता जो चीजें बोर्ड पे नहीं लिखी हो वो मेरे डिक्टेशन में निकल रही हो, तो मे बी यू हैव टू राइट इट, नॉट एवरीथिंग इज रिटन ऑन द बोर्ड, वट एवर आई एम डिक्टेटिंग दैट इज ऑल्सो समवॉट इम्पॉर्टेंट, टू ट्राई टू कैच माई वर्ड्स एंड ट्राई टू mention it in your notes. ठीक है, आई विल टेल यू, basically I have a student in your batch only, who was basically, I guess तुम्हारे बैच का है, previously was studying geography with me। ठीक है, तो what he used to do is, जब भी I was taking geography lectures, भाई बोर्ड पे जो लिखा है वो लिखता ही था, लेकिन जो चीजें मेरे डिक्टेशन में, वो मेरे वर्ड्स को कैच करके लिखता था अपने नोट्स में। ठीक है, फिर उसका नोट मुझे व्हाट्सएप पे पीडीएफ बना के भेजता था कि सर इसको चेक कर लो, कहीं एरर तो नहीं है। एंड आई वाज जस्ट शॉक्ड कि अरे ये चीजें भी मैंने पढ़ाई हैं, ये तो मैंने पीपीटीज में भी नहीं मेंशन्ड है। वो मेरे वर्ड्स को कैच करता था, फिर वो घर जाके उस पर रिसर्च करता था और वो चीजें वो लिखता था अपने नोट्स में, कि हाँ सर ने अगर एक टर्म भी बोल दिया, ठीक है, अगर कुछ भी सर ने बोल दिया तो हमें लिखना ही है। वो कोई फालतू टॉपिक भी होता था वो लिख लेता था। तो आई वाज लाइक कि हाउ सच स्टूडेंट, वेरी ब्राइट स्टूडेंट। ठीक है, तो ऐसे ही आपको भी नोट मेकिंग करनी है। बोर्ड पर मैं जो लिखूंगा या ड्रॉ करूंगा उसको एग्जैक्टली वैसे ही अपनी नोटबुक में स्क्रिबल डाउन करिएगा। सिर्फ देखना नहीं है आपको बैठ के, यू हैव टू ऑल्सो राइट इट इन द क्लास। जब आप खुद लिखते हो तो कंसेप्ट ज्यादा देर तक याद रहते हैं। ठीक है, एंड हर दिन आपको एक हैबिट डालनी है 30 मिनट्स रिविजन की। यू हैव टू टेक आउट 30 मिनट्स फ्रॉम योर टाइम टेबल। रोज थोड़ा रिवाइज करोगे तो कभी भी सिलेबस जो बहुत बड़ा आपको लग रहा है ना, वो बड़ा नहीं लगेगा, वो छोटा होता जाएगा दिन पर दिन, उसको कवर करते जाओ। तो इस कोर्स में आपको सिर्फ थ्योरी ही नहीं मिलेगी, बल्कि कंसेप्ट के साथ फैक्ट्स भी मिलेंगे। ठीक है, इन दिस कोर्स यू विल गेट कंसेप्ट प्लस फैक्ट्स। ठीक है, सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। आई एम फॉलोइंग योर एंशियंट हिस्ट्री में, आई एम फॉलोइंग द बुक ऑफ आर एस शर्मा। ठीक है, एनसीईआरटी बुक आई एम फॉलोइंग। ठीक है, कंसेप्ट प्लस फैक्ट्स। ठीक है, तो ये सारी चीजें, मतलब एग्जाम के लिए जो अंडरस्टैंडिंग और जो फैक्चुअल नॉलेज आपको चाहिए, वो दोनों आपके साथ में डेवलप होने चाहिए। ठीक है, दैट्स व्हाई आई एम फॉलोइंग आर एस शर्मा, यू विल गेट एवरी कंटेंट इन माय क्लास इटसेल्फ। और आंसर राइटिंग के लिए आप लोग, श्रेया इज आस्किंग मी सर, आंसर राइटिंग के लिए कुछ रिकमेंड कर दीजिए। देखो, आंसर राइटिंग के लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि सबसे पहले आप स्पाइरल नोटबुक्स बनाओ। ठीक है, यू हैव टू मेक अ स्पाइरल नोटबुक और ए फोर लूज शीट्स का स्पाइरल करा के उसको कंबाइन करा लो। ठीक है, तक्षशास्त्र की आंसर शीट हम आपके साथ शेयर कर देंगे, अगर आप चाहें तो ए फोर लूज शीट्स पर भी प्रैक्टिस कर सकते हो। इस लेक्चर की डिस्क्रिप्शन में आई विल अटैच योर तक्षशास्त्र का आंसर शीट, एंड यू विल डाउनलोड इट एंड यू विल उसका स्पाइरल बनवा के रखवा लो। ठीक है, हाँ, हमारी ही आंसर शीट पे, बिकॉज अगर जब टेस्ट वगैरह होगा, वीकली टेस्ट वगैरह होंगे, तो वो सारी चीजें हमारे लिए इजी हो जाएंगी। ठीक है, हाँ, तो ए फोर लूज शीट्स पर भी प्रैक्टिस कर सकते हो आप, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वो तो हम आपको बता रहे हैं, अभी जो आपके वीकली टेस्ट वगैरह होंगे, असेसमेंट्स होंगे, बेसिकली आफ्टर सम प्लेंटी ऑफ क्लासेस यू विल बी हैविंग योर टेस्ट्स आल्सो, यू विल बी हैविंग अ टेस्ट सीरीज का भी यूट्यूब पे कोर्स का ऑप्शन, तो यू कैन गो फॉर द टेस्ट सीरीज आल्सो। यू विल बी हैविंग योर टेस्ट इन द क्लास के ही बीच में, यू विल बी हैविंग अ टेस्ट वाला भी सेशन, योर टीचर विल बी हेयर, he or she will be displaying the slides, you will be writing the answers in your notebooks or OMR, whatever you want। ठीक है, हर चीज के लिए टाइम लिमिट रहेगी। ठीक है, हाँ, हाँ, यूपीएससी में बेटा प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करता है, इसीलिए शुरू से ही आंसर राइटिंग की हैबिट आपको डेवलप करनी पड़ेगी। आंसर राइटिंग आपको करना पड़ेगा।
ठीक है, अभी आपका जो भी मॉडर्न हिस्ट्री का वीकली टेस्ट होगा, या आपका जो भी अभी सब्जेक्ट की क्लासेस चल रही हैं उनका वीकली टेस्ट तो होना ही है। ठीक है, तो वीकली टेस्ट होंगे तो उसमें आप करोगे। तो चलिए, बिना किसी टेंशन के और फुल कॉन्फिडेंस के साथ हम अपनी यूपीएससी जर्नी का पहला स्टेप लेते हैं और एंशियंट हिस्ट्री की अमेजिंग दुनिया में एंटर करते हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि अगर आप रेगुलर क्लासेस अटेंड करोगे, नोट्स बनाओगे, डेली रिवाइज करोगे और प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तो हिस्ट्री आपका एक फेवरेट सब्जेक्ट बन जाएगा। तो चलिए, इसी के साथ हम क्लास को शुरू करते हैं। क्या डाउट आ रहा है रिधिमा सर, कौन सी एनसीईआरटी बुक? बेटा, आई एम टेलिंग यू, आई एम शोइंग यू द बुक, वेट। ये थंबनेल में बुक लगी हुई है, क्लास 11th की हिस्ट्री टेक्स्ट बुक है एनसीईआरटी। ये वाली बुक आप खरीद सकते हो, यू हैव टू बाय दिस बुक। ठीक है, इसको आप खरीद लो। ये आर एस शर्मा की एनसीईआरटी बुक है, आर एस शर्मा इनके ऑथर है। एंड मेक श्योर यू हैव टू ओनली बाय द ओल्ड एडिशन, डोंट बाय द न्यू एडिशन, ओल्ड एडिशन ओनली। ठीक है, मैं किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप जाके ऑर्डर कर सकते हैं ऑनलाइन, आजकल तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है। तो आप ऑर्डर कर लीजिए एंड यू विल गेट योर बुक इन विद इन 7 to 8 वर्किंग डेज। ओके, तो लेट्स शुरू बोल रहा हूँ, लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। ओके, सो अब मेंस देखते हैं हमारा जो एंशियंट हिस्ट्री जो सब्जेक्ट है वो कौन से एग्जाम में पूछा जाता है। मेंस के जीएस 1 के पेपर में। देखो बेटा, यूपीएससी मेंस में टोटल 4 जीएस पेपर्स होते हैं। कितने पेपर्स होते हैं? 4 जीएस पेपर होते हैं। जीएस 1, जीएस जीएस 2, जीएस 3 एंड जीएस 4। ठीक है, यूपीएससी मेंस में कितने पेपर होते हैं? 4 जीएस के पेपर होते हैं। आज हम बात करते हैं सबसे पहले जीएस पेपर 1 की। विल टॉक अबाउट विच पेपर? विल टॉक अबाउट द जीएस पेपर 1। ठीक है, अब जीएस पेपर 1 में अगर आप जीएस 1 का सिलेबस एक बार अच्छे से समझ लोगे तो प्रिपरेशन काफी इजी हो जाएगी। ठीक है, तो बेसिकली जीएस 1 को मेनली हम 3 बड़े सब्जेक्ट्स में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सा है वो सब्जेक्ट? सबसे पहला आपका, जस्ट अ मिनट, सबसे पहले आपका कौन सा सब्जेक्ट आता है? हिस्ट्री आता है। देन कम्स योर ज्योग्राफी, देन कम्स योर सोसाइटी। ठीक है, ये 3 सब्जेक्ट आपके जीएस 1 के पेपर में आते हैं। और हिस्ट्री बेटा जीएस 1 का सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट माना जाता है। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली आपके जीएस 1 से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं? 7 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 7 क्वेश्चंस आर आज प्रॉबेबली इन जीएस 1 पेपर। जीएस 1 में अप्रोक्सीमेटली यू विल गेट 7 क्वेश्चंस। ठीक है, इसलिए अगर आप हिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग बना लेते हो तो जीएस 1 का बहुत बड़ा पोर्शन ऑटोमेटिकली कवर हो जाता है। एंड हिस्ट्री के अंदर भी बेटा बहुत अलग अलग सेक्शंस होते हैं, जैसे एंशियंट हिस्ट्री हो गया। ठीक है, आपका, सॉरी, हाँ, तो हिस्ट्री के अंदर भी बहुत सारे सेक्शंस होते हैं आपके। आपका एंशियंट होता है, अभी मैंने बताया तो था, लेकिन जो मेन होता है वो यही सब्जेक्ट होते हैं, एंशियंट, मिडीवियल एंड मॉडर्न। ये 3 आपके मेन होते हैं। ठीक है, तो ये हिस्ट्री के, और भी जो अभी हमने ऊपर सब क्लासिफिकेशन देखा था सिलेबस का। ठीक है, तो एंशियंट हिस्ट्री जहां हम पूरी सिविलाइजेशंस और किंगडम्स पढ़ेंगे, फिर मिडीवल हिस्ट्री जहां दिल्ली सल्तनत और मुगल एम्पायर को समझेंगे, उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री जो यूपीएससी का फेवरेट एरिया है। इसमें ब्रिटिश रूल, फ्रीडम स्ट्रगल और नेशनल मूवमेंट से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। फिर वर्ल्ड, अभी हिस्ट्री मैंने बताया, पोस्ट इंडिपेंडेंस, आर्ट एंड कल्चर, ये सब भी जीएस 1 का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। लेकिन इस पूरे कोर्स में हम इन सभी टॉपिक्स को बहुत स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे। ठीक है, नाउ वी कम टू द ज्योग्राफी पार्ट। अगर हम ज्योग्राफी में, सर आप ज्योग्राफी क्यों इंट्रोड्यूस कर रहे हो, एंशियंट का है, बट अब अगर यहाँ पे हमने लिख दिया है तो आई गेस आई नीड टू इंट्रोड्यूस, है ना? अगर मैंने लिख दिया तो आई नीड टू इंट्रोड्यूस। ठीक है, तो ज्योग्राफी से भी अप्रोक्सीमेटली आपके 6 से 7 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, ज्योग्राफी सिर्फ मैप्स या कंट्रीज याद करने का सब्जेक्ट नहीं है। इसमें हम समझेंगे अर्थ कैसे काम करती है, माउंटेन्स कैसे बनते हैं, रिवर्स कैसे फ्लो करती हैं, मॉनसून क्यों, बेसिकली अर्थक्वेक्स, वोल्केनोज क्यों होते हैं, क्लाइमेट चेंज क्या होता है, और इंडिया की फिजिकल ज्योग्राफी क्या है। तो जब आपके कंसेप्ट्स क्लियर होते हैं तब ज्योग्राफी भी बहुत इंटरेस्टिंग होती है। ठीक है, नाउ वी टॉक अबाउट द थर्ड वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, दैट इज सोसाइटी। तो सोसाइटी से भी बेटा लगभग 6 से 7 क्वेश्चंस ही बनते हैं एग्जाम में। ठीक है, इस सब्जेक्ट में हम अपने आसपास के सोशल इश्यूज को समझते हैं, जैसे वुमेन एम्पावरमेंट, पॉवर्टी, अर्बनाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, एजुकेशन,
एजुकेशन, पॉपुलेशन, कॉम्युनलिज्म, रीजनलिज्म, सोशल डाइवर्सिटी और इंडियन सोसाइटी की इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इस सब्जेक्ट का पर्पस सिर्फ डेफिनेशन याद करना नहीं है, बल्कि सोसाइटी को लॉजिकली समझना भी है। अगर आप देखो तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सोसाइटी, ये तीनों सब्जेक्ट्स एक दूसरे से कनेक्टेड है। दे ऑल आर interconnected to each other and they have put under the same segment only। ठीक है, तो इस सब्जेक्ट का पर्पस क्या है? सिर्फ डेफिनेशंस याद करना नहीं है, बल्कि सोसाइटी को भी लॉजिकली समझना है, अगर सोसाइटी का पार्ट हम देखें तो। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट्स तीनों कनेक्टेड है। किसी भी हिस्टोरिकल इवेंट का इम्पैक्ट ज्योग्राफी पर भी हो सकता है या ज्योग्राफी का इफेक्ट सोसाइटी पर भी हो सकता है। इसलिए यूपीएससी आपसे एक इंटीग्रेटेड अंडरस्टैंडिंग एक्सपेक्ट करता है। व्हाट डज इट एक्सपेक्ट? इंटीग्रेटेड अंडरस्टैंडिंग। What does UPSC expects you? It expects you the integrated understanding। ठीक है, तो इस कोर्स में हम सिर्फ सिलेबस कंप्लीट नहीं करेंगे, हम हर टॉपिक कंसेप्ट को, एग्जाम अप्रोच, आंसर राइटिंग की सेशंस भी होंगे। आंसर राइटिंग की भी टेक्निक होती है। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी एनालाइज करेंगे, समझेंगे। टारगेट सिर्फ पढ़ना नहीं है, बल्कि यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से सोचना और लिखना भी सीखना है हमें। तो आज से हम GS1 की जर्नी शुरू कर रहे हैं। सबसे पहला सब्जेक्ट है हिस्ट्री, और उसके अंदर भी हम बिल्कुल शुरुआत करेंगे एंशियंट हिस्ट्री से। बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, हम जीरो से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे हर कंसेप्ट को इतनी सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे कि GS1 आपको बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं लगेगा, बल्कि आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने लगेगा। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हम अपनी एंशियंट हिस्ट्री के टॉपिक की शुरुआत करते हैं आज। या तो हम यहाँ पे हेडिंग डालते हैं अपना एंशियंट हिस्ट्री का। एंशियंट हिस्ट्री, आई एम पुटिंग द हेडिंग। हाँ सर, हाइलाइटर भी? अच्छा चलो, हम हाइलाइटर भी कर दे रहे हैं। ठीक है, एंशियंट हिस्ट्री शुरू करते हैं। ओके ग्रेट। तो एंशियंट हिस्ट्री की एक्चुअल जर्नी हमारी अब स्टार्ट हो रही है। ठीक है, इसके लिए किसी स्लाइड की जरूरत नहीं है। ठीक है, किसी भी स्लाइड की जरूरत नहीं है। कौन बोल रहा है ये कि सर आपने स्लाइड गायब है क्या? बेटा स्लाइड गायब नहीं है, यहाँ पे इसकी स्लाइड की नीड नहीं है। ठीक है, तो मैं बोर्ड पर ही ड्रॉ करके आपको यहाँ पे समझाता हूँ। अगर आपको भी वही चीजें अपनी नोटबुक में बनाना है तो आप बना सकते हैं। सबसे पहले एक सिंपल सा फ्लो चार्ट बना लीजिए। ठीक है, सबसे पहले यू हैव टू मेक अ वेरी वेरी सिंपल सा फ्लो चार्ट। आई एम मेकिंग दैट फ्लो चार्ट फॉर यू, यू कैन ऑल्सो मेक दिस फ्लो चार्ट इन योर नोटबुक्स। हिस्ट्री, ठीक है, हिस्ट्री का एक हमने फ्लो चार्ट बनाया। ठीक है, हिस्ट्री का हमने यहाँ पे फ्लो चार्ट बनाया और हमने यहाँ पे लिखा प्री हिस्ट्री, फिर हमने यहाँ पे लिखा प्रोटो हिस्ट्री, फिर हमने यहाँ पे लिखा हिस्ट्री। ठीक है, तो ये फ्लो चार्ट आप सबने अपनी नोटबुक्स में बना लिया है। ठीक है, देखिए, तो हिस्ट्री को हम तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। ये तीन वर्ड्स पहले थोड़े डिफिकल्ट आ सकते हैं, लेकिन आज के बाद आप इन्हें कभी भी नहीं भूलोगे। सबसे पहला आता है प्री हिस्ट्री। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्री? प्री का मतलब क्या होता है? प्री का मतलब पहले का, पास्ट का। इसीलिए प्री हिस्ट्री का मतलब हुआ वो समय जब इंसान तो था लेकिन लिखना नहीं जानता था। उस टाइम लोगों ने अपने बातें किसी बुक या पेपर पर नहीं लिखी थी, इसीलिए हम उस पीरियड के बारे में कोई रिटन रिकॉर्ड नहीं रखते। अब आप पूछोगे सर, अगर किसी ने कुछ लिखा ही नहीं तो हमें उस टाइम के बारे में पता कैसे चला? है ना? इसका आंसर है आर्कियोलॉजी, यानी
पुरातत्व विज्ञान। आर्कियोलॉजिस्ट जमीन की एक्सकवेशन यानी खुदाई करते हैं। खुदाई के दौरान उन्हें स्टोन टूल्स, हड्डी, मिट्टी के बर्तन, घरों के अवशेष और पुरानी बस्तियों के रिमेन्स मिलते हैं। इन सभी एविडेंस को देखकर हम उस समय के लोगों की लाइफ को समझते हैं। ठीक है। तो अगर आपको मैं लिखवाऊं प्री हिस्ट्री में, तो प्री हिस्ट्री में आप लिख सकते हो फेज ऑफ हिस्ट्री, phase of history where no written docs are found। ठीक है। इसमें दूसरा पॉइंट लिख सकते हो, आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज कॉमा एक्सकवेशन। क्लियर? लिख लिया? ये चीज लिख ली आप सबने? प्री हिस्ट्री समझ आया? व्हाट इज प्री हिस्ट्री? डिड यू अंडरस्टैंड? ठीक है। अब हम आते हैं प्रोटो हिस्ट्री पे। अब हम किस चीज पे आते हैं? प्रोटो हिस्ट्री पे। देखिए, ये प्री हिस्ट्री और हिस्ट्री के बीच का ट्रांजिशन पीरियड है। ठीक है। ये क्या है? ये क्या है? इट इज द ट्रांजिशन पीरियड। क्या है ये? बेटा अभी एक काम करो, जो भी डाउट्स हैं हम उसको क्लियर करेंगे, बट राइट नाउ, नॉट राइट नाउ। ठीक है। हाँ, नॉट राइट नाउ बच्चे, प्लीज। ठीक है। ये प्री हिस्ट्री और प्री हिस्ट्री और हिस्ट्री के बीच का ट्रांजिशन पीरियड है। व्हाट इट इज द ट्रांजिशन पीरियड। व्हाट इट इज द ट्रांजिशन पीरियड बिटवीन द प्री हिस्ट्री एंड द हिस्ट्री। इस समय रिटन डॉक्यूमेंट्स मिलते तो थे, लेकिन एक प्रॉब्लम होती थी, उनकी लैंग्वेज या स्क्रिप्ट को हम नहीं पढ़ पाते थे। तो इसी को इंग्लिश में डेसिफर्ड कहते हैं। डेसिफर का सिंपल मतलब है किसी पुरानी स्क्रिप्ट या लैंग्वेज का मीनिंग समझ लेना और उसे पढ़ पाना। अगर कोई स्क्रिप्ट मिल गई है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई स्क्रिप्ट मिल गई है एंड लेकिन आज तक साइंटिस्ट उसे पढ़ नहीं पाए, तो हम कहते हैं कि वो स्क्रिप्ट अनडेसिफर्ड है। सबसे फेमस एग्जांपल है इंडस वैली सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट। हमें सील्स और इंस्क्रिप्शंस तो मिले हैं, लेकिन उन पर क्या लिखा है, उनका एग्जैक्ट मीनिंग आज भी किसी को नहीं पता। इसीलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन को जनरली प्रोटो हिस्ट्री में रखा जाता है। तो अगर जब आप वो टॉपिक पढ़ोगे इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो आप लिख सकते हो इंडस वैली सिविलाइजेशन किस में आता है? प्रोटो हिस्ट्री में। इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है। तो इसमें आप लिख लो रिटन डॉक्यूमेंट्स थे। डेसिफर्ड। ठीक है। अब नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट इज आर हिस्ट्री। ठीक है। अब हिस्ट्री क्या है? ये वो समय है जब लोग लिखना और रिकॉर्ड्स बनाना सीख गए थे। इस पीरियड के बारे में हमें रिटन डॉक्यूमेंट्स, इंस्क्रिप्शंस जिनको हम शिलालेख, कॉइन्स, सिक्के, मैन्युस्क्रिप्ट्स, हाथ से लिखे हुए ग्रंथ और दूसरे हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स मिलते हैं। इन रिटन सोर्सेज की वजह से हमें किंग्स, किंगडम्स, वॉर्स, सोसाइटी, इकोनॉमी और कल्चर के बारे में काफ़ी एक्यूरेट इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो अगर हम इसमें हिस्ट्री में लिखें, तो व्हाट वील राइट? रिटन डॉक्यूमेंट्स आर अवेलेबल। रिटन डॉक्यूमेंट्स आर अवेलेबल। ठीक है। सेकंड पॉइंट हम देखें, इंस्क्रिप्शंस कॉमा कॉइन्स। इंस्क्रिप्शंस कॉमा कॉइन्स। थर्ड पॉइंट देखिए, एडवेंट ऑफ राइटिंग। एडवेंट ऑफ राइटिंग।
कंप्लीट सिविलाइजेशन। ठीक है, तो अगर अब हम इन तीनों को रिवाइज करें, इफ वी रिवाइज द प्री हिस्ट्री, वी रिवाइज द प्रोटो हिस्ट्री, एंड इफ वी रिवाइज द हिस्ट्री, तो हमारा क्या कंक्लूजन रहेगा कि क्या कंक्लूजन रहेगा कि प्री हिस्ट्री इज इक्वल टू इंसान था लेकिन राइटिंग नहीं थी। प्रोटो हिस्ट्री क्या है, राइटिंग तो थी लेकिन हम उसे आज भी पढ़ नहीं पाए हैं। हिस्ट्री क्या है, राइटिंग भी थी और हम उसे पढ़ और समझ भी सकते हैं। अगर आप ये तीन स्टेजेस अच्छे से समझ गए तो एंशियंट हिस्ट्री का फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। यानी यहीं से हम अपनी पूरी हिस्ट्री की जर्नी को सिस्टमैटिकली बिल्ड करेंगे। हैव यू रिटन दिस स्लाइड एवरीबॉडी? हैव यू रिटन दिस? नहीं बेटा, ये वाला जो स्लाइड है ये पीडीएफ में अटैच नहीं होगा। वट एवर ए नोटेशंस आई एम डूइंग हियर ये आपको पीडीएफ में नहीं मिलेंगे यूट्यूब पे। तो व्हाट यू हैव टू मेक श्योर कि जो मेरी हैंड रिटन चीजें हैं वो आप क्लासेस में ही लिख लो। ठीक है, माई टारगेट इज दिस, वट एवर आई एम राइटिंग ऑन द बोर्ड यू हैव टू राइट इट हेयर इन द क्लास इटसेल्फ। अगर आप बात के लिए रखोगे तो पीडीएफ अवेलेबल नहीं रहेगी। हाँ, बाद में वीडियो पॉज करके देख सकते हैं, बट it's better na कि you can write it in the class itself. It's better to write it in the class. It's my recommendation for all of you. It's better to write it in the class itself. Clear? ठीक है, तो shall I erase this? Everybody has written. बेटा ये लिखा है written documents are available. Inscriptions, coins, advent of writing ई है। ठीक है, कि राइटिंग यहाँ से शुरू हो गई थी, राइटिंग अवेलेबल थी। कंप्लीट सिविलाइजेशन हमारी हिस्ट्री में हमको पता लग जाती है। सर प्रैक्टिस क्वेश्चंस कब करेंगे? बेटा करेंगे, सारी चीजें करेंगे अभी। मतलब अभी मैंने तुम्हें एक टॉपिक पढ़ाया नहीं, तुम लोग को इतना कॉन्फिडेंस है अरे अब तो हम पूरी हिस्ट्री फाड़ डालेंगे। नहीं, ये वाला चीज नहीं होना चाहिए। हाँ, कॉन्फिडेंस रखो, ये नहीं बोल रहा हूँ कि कॉन्फिडेंस मत रखो, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, पूरा भरोसा होना चाहिए अपने ऊपर। ठीक है, अब आगे शुरू करें। कैन वी मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड? कैन वी मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड एवरीबडी? ठीक है, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है जो पूरी एंशियंट हिस्ट्री में बार बार यूज होगा। वो कंसेप्ट बेटा आता है टाइमलाइन का। इसका कंसेप्ट आता है, टाइमलाइन का कंसेप्ट आता है। ठीक है बेटा, हिस्ट्री पढ़ने के लिए सबसे पहला जो चीज है जो आपको समझना है वो है टाइमलाइन। टाइमलाइन याद नहीं करना है श्रेया, टाइमलाइन को समझना बहुत जरूरी है। अगर टाइमलाइन क्लियर हो गई तो आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा कि कोई इवेंट पहले हुआ था या बाद में हुआ था। ठीक है, तो आपको बोर्ड पर एक सीधी लाइन दिख रही है, इस लाइन को हम टाइमलाइन कहते हैं। ये जो लाइन है इसको हम क्या बोलते हैं? इनको हम टाइमलाइन बोलते हैं, है ना। टाइमलाइन का मतलब होता है समय की लाइन। समय की लाइन जहां हम अलग अलग ईयर्स को सीक्वेंस में देखते हैं। अब इस लाइन को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, अगर आप देख पा रहे हो तो इस लाइन को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, अगर आप लेफ्ट साइड देखोगे तो क्या लिखा हुआ है? बीसी। ठीक है, और राइट साइड में क्या लिखा गया है? एडी। आजकल बुक्स में आपको बीसीई मतलब बिफोर कॉमन एरा और सीई कॉमन एरा दिखता होगा। बिफोर कॉमन एरा एंड कॉमन एरा दिखता है, दोनों का मीनिंग ऑलमोस्ट सेम ही होता है ना। बस नाम थोड़ा मॉडर्न कर दिया गया है। इस कोर्स में अगर कहीं बीसीएडी लिखा होगा या बीसीई सीई लिखा होगा तो कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। ठीक है, बिल्कुल भी मत होना। सर जैसे आपने मॉडर्न हिस्ट्री का रिवीजन कराया था, आप एंशिएंट का भी कराओगे? हाँ बेटा, आई विल मेक यू रिवाइज एवरीथिंग, डोंट वरी। देखो, बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट या बिफोर कॉमन एरा। इसका सिंपल मतलब है कि जीसस क्राइस्ट के जन्म के पहले का समय, जीसस क्राइस्ट की बर्थ के पहले का जो समय था उसको हम क्या बोलते हैं? बिफोर कॉमन एरा। ठीक है, बिफोर क्राइस्ट बर्थ। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि बीसी में हम नंबर्स उल्टे चलते हैं। जैसे मान लीजिए 5000 बीसी है, उसके बाद 4000 बीसी है, फिर 4000 है, 2000 है, 1000 है, और फिर धीरे धीरे 100 बीसी, 50 बीसी। तो हम क्या करते हैं? हम उल्टा चलते हैं और उसके बाद हम जीरो के आसपास पहुंच जाते हैं। ठीक है, कहाँ पहुंच जाते हैं? जीरो के आसपास पहुंच जाते हैं। यानी जितना बड़ा बीसी का नंबर होगा उतनी पुरानी हिस्ट्री होगी।
इसीलिए 5000 BC, 500 BC से भी ज्यादा पुराना है। अब आते हैं एडी पर। एडी का क्या फुल फॉर्म होता है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एडी? एनो डोमिनी। क्या होता है? एनो डोमिनी। जो लेटिन लैंग्वेज का वर्ड है, इसका मीनिंग होता है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड। व्हाट कैन बी इन द ईयर ऑफ लॉर्ड? इन द ईयर ऑफ लॉर्ड। मॉडर्न बुक्स में इसे कॉमन एरा सीई भी कहा जाता है। एडी में काउंटिंग बिल्कुल नॉर्मल चलती है। पहले एडी में 50, फिर 500, फिर 1016, फिर 2016, और आज हम 2026 के आसपास की टाइमलाइन में जी रहे हैं, यानी एडी में नंबर्स बढ़ते जाते हैं जबकि बीसी में नंबर्स घटते जाते हैं। गेटिंग माई पॉइंट? गेटिंग माई पॉइंट एवरीबडी? समझ पा रहे हो? हाँ। हाँ बेटा, बोर्ड के सेंटर में 0 पॉइंट दिख रहा है। इसे सिर्फ समझने के लिए सेंटर पॉइंट की तरह दिखाया गया है। हिस्टोरिकली कैलेंडर में ईयर 0 होता ही नहीं है ना? तो सीक्वेंस क्या होता है? 1 BC, 1 AD। ठीक है। बीच में 0 ईयर एग्जिस्ट ही नहीं करता। यूपीएससी में कभी कभी ये कंसेप्चुअल पॉइंट कभी भी पूछा जा सकता है, इसीलिए इसे याद रखिएगा। एक सिंपल ट्रिक याद रख लो। ठीक है। बीसी नंबर्स बड़े से छोटे होते हैं। ठीक है, बीसी क्या होते हैं? बीसी नंबर्स बड़े से छोटे होते जाते हैं। ठीक है, ये बीसी का हिसाब किताब है। और अगर हम एडी को देखें, एडी में क्या होता है? नंबर्स छोटे से बड़े होते जाते हैं, वाईफाई टावर की तरह। गेटिंग माई पॉइंट? यहां से तुम ऐसे कर लो इसको। इसको थोड़ा सा, इसका डिजाइन हम उल्टा बना देते हैं। नंबर्स बड़े से छोटे होते जाते हैं। गेटिंग माई पॉइंट? एंशियंट हिस्ट्री में हम जब भी स्टोन एज, हड़प्पन सिविलाइजेशन या वैदिक एज पढ़ेंगे, उनके साथ बीसी और एडी जरूर लिखा होगा। इसीलिए अगर आज टाइमलाइन समझ आ गई तो आगे पूरी हिस्ट्री पढ़ना बहुत इजी हो जाएगा। तो बस एक लाइन याद रखो, हिस्ट्री को समझने की पहली की है टाइमलाइन, और टाइमलाइन को समझने की पहली की है बीसी में काउंटिंग उल्टा चलती है, एडी में काउंटिंग सीधा चलती है। ये कंसेप्ट क्लियर हो गया तो आप एंशियंट हिस्ट्री का फाउंडेशन स्ट्रांग बना चुके हो। गेटिंग माई पॉइंट? है ना? नाउ लेट्स जंप ऑन टू सम इंटरेस्टिंग फैक्ट ऑफ द क्लास। सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। ह्यूमन बींग्स, है ना? हम तो ह्यूमन बींग्स तो होते ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की तरह ही हैं। ठीक है, तो अब हम ह्यूमन बींग्स के बारे में देखते हैं। एक सिंपल सा सवाल सोचो, हम इंसान आए कहाँ से? सबसे सिंपल सा सवाल, हम आए कहाँ से? क्या हम हमेशा से ऐसे ही दिखते थे? बिल्कुल नहीं। साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग सबसे पहले ह्यूमन बींग्स का ओरिजिन कहाँ हुआ था? साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग सबसे पहले ह्यूमन बींग्स का ओरिजिन कहाँ हुआ था? अफ्रीका में हुआ था। ये मैप जो देख रहे हो, ये अफ्रीका का है। ह्यूमंस का ओरिजिन कहाँ पे हुआ था? अफ्रीका में हुआ था। कहाँ हुआ था? अफ्रीका में हुआ था। ये जो पेड़ पौधे देख रहे हो इसमें, ठीक है, उस टाइम अफ्रीका में बड़े बड़े जंगल, ग्रासलैंड्स और खुले मैदान हुआ करते थे। वहीं पर हमारे सबसे पुराने एंसेस्टर्स रहते थे। शुरू में ये बिल्कुल आज के ह्यूमन जैसे नहीं दिखते थे। ये बंदर जैसे झुक कर चलने वाले एंसेस्टर्स थे। अगर आप देखो, देवर बेंट एप लाइक एंसेस्टर। देख रहे हो? धीरे धीरे लाखों सालों तक नेचर के साथ एडजस्ट करते करते इनके बॉडी स्ट्रक्चर में चेंजेस आने लगे। सबसे इंपॉर्टेंट चेंज था बाइपेडलिज्म। क्या था सबसे इंपॉर्टेंट चेंज? सबसे इंपॉर्टेंट चेंज था बाइपेडलिज्म। ठीक है, इसका मतलब होता है बेटा कि दो पैरों पर सीधा चलना। पहले ये झुककर चलते थे, लेकिन धीरे धीरे ये सीधे खड़े होकर चलना सीख गए। तो ये ह्यूमन एवोल्यूशन का एक बहुत बड़ा स्टेप था। इसके बाद आता है ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ठीक है, इसमें क्या था?
ये लगभग 5.5 मिलियन ईयर्स पहले से लेकर 2 मिलियन ईयर्स पहले तक अफ्रीका में रहते थे। ये पूरी तरह मॉडर्न ह्यूमन नहीं था, लेकिन दो पैरों पर चलना काफी हद तक ये सीख चुके थे, है ना। उसके बाद आते हैं होमो हैबिलिस, ठीक है। तो बेटा होमो हैबिलिस कौन थे? होमो हैबिलिस हैंडीमैन, इनको हम बोलते थे, होमो हैबिलिस को हैंडीमैन, ठीक है, हैंडीमैन बोलते थे। क्योंकि ये पहले ह्यूमंस थे जिन्होंने स्टोन टूल्स बनाना और यूज करना शुरू किया था। इसी वजह से इनका समय स्टोन एज की शुरुआत से भी जोड़ा जाता है। फिर आए बेटा होमो इरेक्टस, ठीक है। उनके बाद कौन आए? होमो इरेक्टस, नाम से ही याद रखो, इरेक्टस यानी सीधा खड़ा होने वाला इंसान, ठीक है, सीधा खड़ा होने वाला इंसान। क्योंकि ये पहले ह्यूमंस थे जिन्होंने स्टोन टूल्स बनाना और यूज करना शुरू किया। इसी वजह से इनका समय स्टोन एज की, सॉरी, आई एम सो सॉरी, हाँ, होमो इरेक्टस यानी सीधा खड़े होने वाला। ये पहले ह्यूमंस थे जो सिर्फ अफ्रीका तक सीमित नहीं रहे। इन्होंने माइग्रेशन करना शुरू किया। इन्होंने क्या करना शुरू किया? दे स्टार्टेड माइग्रेटिंग, ठीक है, ये देखो माइग्रेशन लिखा हुआ है, दे स्टार्टेड माइग्रेटिंग, ठीक है। ये अफ्रीका से बाहर एशिया और यूरोप की तरफ जाना शुरू कर दिया, ठीक है। इसीलिए होमो इरेक्टस को माइग्रेशन के लिए याद रखा जाता है, ठीक है। यूरोप में हमें एक और स्पीशीज मिलती हैं जिसको हम बोलते हैं निएंडरथल्स। क्या बोलते हैं? निएंडरथल्स, ठीक है। ये ठंडे क्लाइमेट में रहते थे और सर्वाइवल के लिए काफी एडवांस टेक्निक्स यूज करते थे। फिर लास्ट में आते हैं होमोसेपियंस, ठीक है। होमोसेपियंस वर द मॉडर्न ह्यूमंस, ठीक है, यानी बुद्धिमान लोग। ये ही मॉडर्न ह्यूमंस हैं। हम सब जो आज यहाँ बैठे हैं, हम होमोसेपियंस की स्पीशीज में ही बिलोंग करते हैं। तो पूरी कहानी एक लाइन में याद रखो, अफ्रीका से शुरुआत हुई, दो पैरों पर चलना सीखा, बाइपेडलिज्म, ऑस्ट्रोलोपेथिकस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस माइग्रेट करना शुरू हुए, नियांडरथल्स, होमोसेपियंस यानी मॉडर्न ह्यूमंस। ये पूरी टाइमलाइन यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और आगे स्टोन एज पढ़ते वक्त हम इन सभी स्टेजेस को और भी ज्यादा डिटेल में समझने वाले हैं। डिड यू आर यू क्लियर विद दिस मच? आर यू क्लियर विद दिस मच? समझ आ गया ह्यूमन बींग्स का एवोल्यूशन कहाँ से हुआ था, कैसे हुआ था? डिड यू गेट माई पॉइंट एवरीबडी? डिड यू गेट माई पॉइंट कि ह्यूमंस का एवोल्यूशन कहाँ से हुआ था बच्चों? चलो, वेरी नाइस, वेरी नाइस, अगर आपको समझ आ गया तो। अब हम देखते हैं अर्थ कैसे आई है। चलो, ह्यूमंस का तो तुमने देख लिया सर, लेकिन ये अर्थ कैसे एवोल्यूट हुई, मतलब अर्थ आई होगी तभी तो हम ह्यूमंस आज हैं, है ना। बेटा तुम्हारी जो डाउट्स हैं, क्या नाम है, श्याम। हाँ बेटा, होमोसेपियंस की ही कैटेगरी में हम आते हैं। आज के जो ह्यूमन बींग्स है वो होमोसेपियंस ही हैं, ठीक है। ठीक है, तो अब सबसे पहले एक सिंपल सा फैक्ट याद करो। हमारी जो अर्थ है वो लगभग कितनी पुरानी है? 4,000 मिलियन ईयर्स ओल्ड। कितनी पुरानी है? 4,000 मिलियन ईयर्स ओल्ड। अब आप बोलोगे सर मिलियन कितना होता है? मिलियन सर कितना होता है? देखो, 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, एंड 4,000 मिलियन का मतलब होता है 40,000 लाख। समझ रहे हो कि अर्थ कितनी पुरानी है? यानी लगभग 400 करोड़ साल पुरानी हमारी अर्थ है। इतनी पुरानी है कि इंसान का पूरा हिस्ट्री उसके सामने बहुत छोटा लगता है। अब सवाल आता है कि अर्थ हमेशा से सर ऐसी ही थी जैसी आज है? बिल्कुल नहीं। अर्थ भी धीरे धीरे बदली है। इस प्रोसेस को हम अर्थ एवोल्यूशन कहते हैं, ठीक है। साइंटिस्ट ने अर्थ के डेवलपमेंट को 4 स्टेजेस में डिवाइड किया, ठीक है। अर्थ के एवोल्यूशन को 4 स्टेजेस में साइंटिस्ट ने डिवाइड किया, यानी जो क्वार्टनरी पीरियड है, याद रखना, याद रखना, ठीक है। बल्कि पहले 3 स्टेजेस बेटा एग्जाम के लिए तो इंपॉर्टेंट नहीं है। अब क्वार्टनरी पीरियड भी आपके दो सेगमेंट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहला आता है प्लिस्टोसीन पीरियड, ठीक है। ये पीरियड लगभग आपका 20 लाख बीसी से लेके 10,000 बीसी तक माना जाता है। इस समय अर्थ का वेदर आज जैसा बिल्कुल नहीं था, बहुत ज्यादा कोल्डर कंडीशंस थी, ठीक है। धरती का बहुत बड़ा हिस्सा किससे कवर था? आइस से। ये देखो, आइस एज जिसको हम बोलते हैं, ये आइस एज की पिक्चर देख रहे हो, पूरा धरती बर्फ से ही कवर्ड था, ठीक है। समझ पा रहे हो?
हाँ बेटा, सोचो अगर हर तरफ बर्फ ही बर्फ, तो टेम्परेचर बहुत कम था और लाइफ को सरवाइव करना बहुत डिफिकल्ट था। तो इसी आइस एज के दौरान कुछ बड़े बड़े एनिमल्स भी रहते थे। आपने मैमोथ का नाम सुना होगा, हैव यू हर्ड अबाउट मैमोथ? MAMOTH। मैमोथ का नाम सुना है? मैमोथ एक बहुत बड़ा वाला बाल वाला हाथी था, जो आज के एलिफेंट का पुराना रिलेटिव माना जाता है। इसी पीरियड में आप देखोगे ट्रू एलिफेंट, ट्रू हॉक्स, ट्रू हॉर्स, ट्रू ऑक्स, ठीक है, आप सारे एनिमल्स देखोगे। ये सब प्लिस्टोसीन पीरियड के इंपॉर्टेंट स्पीशीज हैं। ये सब आपके प्लिस्टोसीन पीरियड के कुछ इंपॉर्टेंट स्पीशीज हैं। अब आता है दूसरा पार्ट हमारा, होलोसीन पीरियड, जो आज का प्रेजेंट वार्मर कंडीशंस हैं। ठीक है, तो ये 10,000 BC के बाद शुरू होता है और आज तक चल रहा है। इस पीरियड में धीरे धीरे आइस एज खत्म होने लगी, क्लाइमेट वार्म होने लगा, ग्लेशियर्स आपके पिघलने लगे और अर्थ पर आज जैसा इन्वायरमेंट डेवलप होना शुरू हुआ। तो इसी होलोसीन पीरियड में एग्रीकल्चर शुरू हुई, विलेजेस बने, सिविलाइजेशंस डेवलप हुई और आखिर मॉडर्न ह्यूमन सोसाइटी का भी डेवलपमेंट हुआ। तो बस आपको दो पीरियड्स याद रखने हैं, प्लेस्टोसीन कोल्ड क्लाइमेट प्लस आइस एज प्लस मैमोथ प्लस आइस कवर्ड अर्थ। होलोसीन क्या है? वार्म क्लाइमेट प्लस प्रेजेंट टाइम प्लस ह्यूमन सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट। तो ये दोनों टर्म्स एंशियंट हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों में बार बार आएंगे। अगर आज ये कंसेप्ट क्लियर हो गया, तो आप स्टोन एज और ह्यूमन एवोल्यूशन भी समझना इजी हो जाएगा आपके लिए। तो आई यू क्लियर विद दिस मच? अर्थ एवोल्यूशन समझ में आ गया? एम आई गोइंग टू फास्ट? एम आई गोइंग टू फास्ट स्टूडेंट्स? क्या आई एम टेकिंग दिस लेक्चर बहुत ज्यादा, कि बहुत आपको समझने में दिक्कत हो रही है? बहुत क्विक चल रहा है हमारा लेक्चर? स्पीड सही है लेक्चर की मेरे? द वे आई एम टीचिंग समझ आ रहा है? दिमाग में चीजें बैठ रही हैं? श्योर? 100% श्योर श्रेया, रोहित, श्याम, एवरीबडी 100% श्योर? दिमाग में चीजें बैठ रही हैं आपके? वेरी नाइस, वेरी नाइस। यूट्यूब वाले बच्चे, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं। अब हमारा जो एक्चुअल, जो हम कल स्टार्ट करेंगे टॉपिक, वो है हमारा स्टोन एज। बट सर, स्टोन एज का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन तो ले ही सकते हैं, हमारे पास उतना टाइम है अभी कि हम 5 मिनट ओरिएंटेशन ले सकते हैं। ठीक है, नाम से समझ आता है स्टोन एज की, ये वो समय था जब इंसान की लाइफ स्टोन यानी पत्थर के आसपास घूमती थी। घर बनाना हो, शिकार करना हो या अपनी सुरक्षा करनी हो, हर काम के लिए पत्थर के टूल्स का यूज किया जाता था। इसीलिए इस पीरियड को स्टोन एज कहा जाता है। अब स्टोन एज को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहला क्या आता है हमारा? सबसे पहला एज जो हमारा आता है, वो आता है हमारा पैलियोलिथिक एज। कौन सी एज आती है? पैलियोलिथिक एज। अगर हम पैलियो और लिथिक को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दें, तो देखो, पैलियो का मतलब होता है ओल्ड और लिथिक का मतलब क्या होता है? स्टोन। तो पैलियोलिथिक क्या हो गया? ओल्ड स्टोन एज। पैलियोलिथिक क्या है? ओल्ड स्टोन एज। मतलब पैलियोलिथिक का सिंपल मीनिंग मैंने बता दिया। ये पीरियड लगभग आपका 5 लाख BC से लेके 10,000 BC तक चला। कहाँ से कहाँ तक? 5 लाख BC से 10,000 BC तक ये पीरियड आपका चला। इसको और डिटेल में कल से पढ़ेंगे, अभी ये तो आज बेसिक की क्लास है, डोंट वरी। इसीलिए पैलियोलिथिक का सिंपल मीनिंग हुआ ओल्ड स्टोन एज। ठीक है, ध्यान दीजिए, ये वही समय था, अभी मैंने बताया था, जब अर्थ पर प्लिस्टोसीन पीरियड चल रहा था। और प्लिस्टोसीन का मतलब हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, कोल्ड क्लाइमेट, आइस एज और धरती का बहुत बड़ा हिस्सा बर्फ से ढका हुआ था। इसीलिए पैलियोलिथिक ह्यूमंस की लाइफ बहुत टफ थी। उन्हें रोज खाना ढूंढना पड़ता, जंगली जानवरों से झपटना पड़ता था, ठीक है, बचना पड़ता था और ठंड से भी सरवाइव करना पड़ता था। ठीक है, तो पैलियोलिथिक को भी हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक एंड अपर पैलियोलिथिक। ठीक है, इस समय में बेटा क्या था?
ऑक्यूपेशन हंटिंग और फूड गैदरिंग था। ये फार्मिंग नहीं जानते थे। शिकार के लिए पत्थर के टूल्स और कभी कभी एनिमल्स की बोन्स का भी यूज करते थे। एक्सकवेशन में ना आर्कियोलॉजिस्ट को बीड्स यानी गहने बनाने के सबूत भी मिले हैं। और एक बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कवरी हुई थी, फ्रैगमेंटेड ऑस्ट्रिच एग शेल्स। किसके? फ्रैगमेंटेड ऑस्ट्रिच एग शेल्स, ये भी डिस्कवरी में मिला था। समझ पा रहे हो? इससे हमें पता चला कि उस समय ऑस्ट्रिच इंडिया के कुछ पार्ट्स में पाए जाते थे और उनके एगशेल्स का यूज लोग कभी डेकोरेशन, कभी कंटेनर्स और कभी ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए करते थे। ठीक है, अब धीरे धीरे क्लाइमेट चेंज होना शुरू हुआ, आइस एज खत्म होने लगी, बर्फ पिघलने लगी, वार्म होने लगी। इसी ट्रांजिशन को हम बोलते हैं प्लिस्टोसीन से होलोसीन पीरियड में एंटर करना। होलोसीन का मतलब क्या था? वार्म क्लाइमेट। और इसी समय मॉडर्न ह्यूमंस यानी होमोसेपियंस पूरी तरह स्टैब्लिश होने लगे। तो अब उसी के साथ आता है हमारा सेकेंड स्टेज, जो है मीजोलिथिक से एज। क्या बोलते हैं? मीजोलिथिक एज। समझ आ रहा है? मीजो का मतलब क्या होता है? मीजो का मतलब होता है मिडिल, मिडिल स्टोन एज। मीजोलिथिक स्टोन एज वाज द मिडिल स्टोन एज। ये लगभग आपका 10,000 बीसी से 4,000 बीसी तक चला। 10,000 बीसी से 4,000 बीसी तक आपका ये पीरियड चला है। ठीक है, ये एक ट्रांजिशन पीरियड था। ठीक है, और जहां पुरानी हंटिंग लाइफ धीरे धीरे बदल रही थी और इंसान एक नए लाइफस्टाइल की तरफ बढ़ रहा था। फिर लास्ट में आपका आता है नियोलिथिक। नियो का मतलब होता है न्यू, तो इसको हम बोलेंगे न्यू स्टोन एज। व्हाट विल कॉल इट एज? विल कॉल इट एज न्यू स्टोन एज। और ये लगभग आपका शुरू हुआ था 9,000 बीसी से लेके। बेटा कुछ बुक्स में होता है ना कि आपको ये डेट्स आगे पीछे मिल सकती हैं। ठीक है, अगर आप एक दो बीसी आगे पीछे हो जाओगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, वो हर बुक्स में हर ये पब्लिशर्स का अलग अलग डेट्स पब्लिश्ड होता है और हिस्ट्री में कभी भी डेट्स नहीं पूछी जाती। एक दो बीसी आप आगे पीछे हो जाओगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। इनफैक्ट 5 10 20 बीसी भी आगे पीछे हो जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है हिस्ट्री में। ठीक है, तो नियोलिथिक में क्या था? इसी पीरियड में ह्यूमन लाइफ का सबसे बड़ा रेवोल्यूशन हुआ। ठीक है, लोगों ने एग्रीकल्चर, एनिमल डोमेस्टिकेशन और परमानेंट सेटलमेंट्स बनाना शुरू किया। यहीं से सिविलाइजेशन की एक्चुअल फाउंडेशन रखी गई। तो बस सिंपल ट्रिक आप याद रखिए, पैलियोलिथिक इज इक्वल टू ओल्ड स्टोन एज, ice age plus hunting plus food gathering. Mesolithic is the middle stone age, which is the transition period. Neolithic is the new stone age, farming, villages and permanent life. ये तीन स्टेजेस एंशियंट हिस्ट्री का बैकबोन है। अगर ये फ्लो समझ आ गया तो आगे का पूरा स्टोन एज बहुत आसान लगने लगेगा। तो इसी के साथ हमारा एंशियंट हिस्ट्री का पहला लेक्चर खत्म होता है और हमने पहला लेक्चर समझ लिया है। हमने कुछ एंशियंट हिस्ट्री के बेसिक्स को समझा है। ये बेसिक की क्लास थी। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा, एंशियंट हिस्ट्री का एक आइडिया लग गया होगा कि एंशियंट हिस्ट्री में हमें क्या पढ़ना है, हमारा फ्लो क्या रहेगा। ठीक है, एंड हाँ, थोड़ी सी हिस्ट्री बोरिंग लग सकती है आप लोगों को, लेकिन आपको सब्जेक्ट में इंटरेस्ट लेना। अगर यूपीएससी क्रैक करना है तो आपको सब्जेक्ट में इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। अगर आप इंटरेस्ट नहीं लोगे तो सब्जेक्ट कैसे आगे बढ़ेगा, है ना? तो मेक श्योर कि आप सब्जेक्ट को इंटरेस्ट के साथ पढ़ रहे हो। इंटरेस्ट डेवलप करो, कैसे भी डेवलप करो, बट करो डेवलप। ठीक है, जिनके लिए हिस्ट्री इंटरेस्टिंग है वेल एंड गुड, जिनको लगता है इट्स अ वेरी बोरिंग सब्जेक्ट, उनको अपना इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ेगा। दिस इज आई हैव एक्सपीरियंस टिल नाउ। ठीक है, तो इसी के साथ क्लास एंड करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीबडी। विल मीट यू इन द वेरी नेक्स्ट क्लास नाउ। या, विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच एवरीबडी।